दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी इरिटेटिंग आवाज़ों की जो हमें तो नहीं सुनाई देती बट हमारे बेड पार्टनर को, हमारे घर वालों को सुनाई देती हैं। आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं हमारे बीच में जो हमें ही नहीं सुनाई देती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्नोरिंग की, यानी कि खर्राटे। चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कहीं ना कहीं हम सब इस खर्राटों की प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमें कभी इस खर्राटों की वजह से हमारा मजाक का विषय भी बहुत बन जाता है। बट दोस्तों, एज पर द मेडिकल टर्म्स इसको बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खर्राटे एक प्रॉब्लम है जिसका इलाज क्या है क्या नहीं है वो हमारे जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट आज हमारे बीच, जो कि स्लीप एप्निया एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर जीएस भाटिया जी, हमें वो बताएंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम डॉक्टर साहब के साथ। आइए सर से मिलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। हमारे बीच जाने माने एक्सपर्ट, स्लीप एप्निया एक्सपर्ट डॉक्टर जीएस भाटिया जी मौजूद हैं। सर सर हमने बात कर रहे हैं स्नोरिंग की, यानी कि खर्राटे। कहीं ना कहीं हम सब परेशान हैं, जाहिर सी बात है, मैं भी खर्राटे लेता हूँ, आप भी लेते होंगे, तो और भी बहुत लोग हैं जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं। काफ़ी लोग इस खर्राटों की प्रॉब्लम से परेशान हैं। एग्जैक्टली में है क्या ये स्नोरिंग? मेडिकली बोलूँ या एक लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, हमारे दर्शकों को बताइए। खर्राटे कभी कभी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम प्राइमरी स्नोरिंग बोलते हैं। ओके। बट अगर खर्राटों के साथ स्लीप एपनिया भी होने लगे तो वो डेफिनेटली एक बिग समस्या है और उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब सिकुड़न। ओके। यानी सांस के ऊपरी विभाग जो नाक से लेके गले तक के विभाग में कहीं ना कहीं सिकुड़न हो जाना, जिसकी वजह से रात को एपनिया होना। एपनिया मीन्स हमारी सांस रुक जाना फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। ओके। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो सर एपनिया, स्लीप एपनिया, ओएसए या हाइपोपनिया ये अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ये एक टर्म्स जितने भी हैं एक डिसीज का ही पार्ट है। Okay. ओएसए इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसे मैंने पहले बताया। एपनिया मीन्स सांस रुकना कम से कम 10 सेकंड के लिए। Okay. और हाइपोपनिया मीन्स सांस रुकती तो है बट या तो 10 सेकंड से कम के लिए रुकती है या पूरे तरीके से नहीं रुकती, सांस 50% तक। मतलब ड्यूरेशन के ऊपर ये टर्म्स जो है वो ड्यूरेशन एंड आपके कितनी ज्यादा एफर्ट्स रुक गए। यार एक होता है बिल्कुल बंद हो जाना, उसको एपनिया बोलते हैं, या एक होते हैं कम हो जाना, उसको। सर अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो क्या आपको कुछ आइडिया है कि कितने परसेंट लोग इफेक्टेड होंगे? एक जनरल आइडिया, मैं कोई स्टडी की बात नहीं कर रहा, एक आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग इफेक्टेड होंगे आज स्लीप एपनिया से या खर्राटों से? तो जितना हम आपस में सारे स्पेशलिस्ट बात करते हैं तो हमें लगता है कि करीबन करीबन इंडिया में 10% पॉपुलेशन को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। और हम वर्ल्ड में एट प्रेजेंट नंबर 2 पे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केसेस। ओके। तो सर ये जो ओएसए आपने बताया, तो कैन यू डिस्क्राइब फॉर ऑडियंस कि व्हाई डज इट ऑकर या हाउ इट ऑकर्स? जैसे कि मैंने बताया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मींस रात को सोते समय खर्राटे आना और उसमें सांस के ऊपरी विभाग में, यानी नाक से लेके गले तक। ये नाक है, इन नाक के अंदर की हड्डियां हैं, ये नेजोफेरिंक्स हैं, ये ओरोफेरिंक्स हैं यानी गले में, ये तालु है यानी जो जीभ के ऊपर जो हमें तालु, और जो पीछे लटकता हुआ हमें दिखता है यूबुला, ये जीभ है, ये हाइपोफेरिंक्स है। तो राइट फ्रॉम दी नाक की एंट्री, यहाँ से हम सांस लेते हैं और यहाँ की तरफ नीचे आते हुए ये सांस की नली में चला जाता है सांस। तो राइट फ्रॉम दी नाक की टिप टू हाइपोफेरिंक्स, अगर कहीं भी सिकुड़न हो रही है जिसकी वजह से रात को खर्राटे आ रहे हैं और हमारी सांस रुक रही है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। जिसमें पेशेंट को खर्राटों के अलावा सिर दर्द, मॉर्निंग डिस्कम्फर्ट, डे टाइम स्लीपीनेस और अन्य तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सर कई बार जैसे हम कुछ मेडिसिन खाते हैं जिसपे बहुत नींद आती है हमें, या कोई डिजीज होती है, तो क्या वो भी इससे रिलेटेड हो सकता है? जैसे शॉर्ट टर्म बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है जिसको थोड़ी प्रॉब्लम पहले से हो और वो एग्रेवेट कर जाए। ओके। तो सर अगर सपोज करो मैं ओएसए की बात करूं, तो बच्चों में, मिड एज में या बुजुर्गों में क्या अलग अलग वेरी करता है या कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं? तो बच्चों में स्लीप एपनिया होने का सबसे कॉमन कारण होता है टॉन्सिल बड़े होना और एडिनॉइड होना। एडिनॉइड मींस जो टॉन्सिलर टिश्यू नेजोफेरिंक्स में होते हैं, नाक के पिछले भाग में। इसके अलावा कोई सिंड्रोमिक चाइल्ड हो, जैसे डाउन सिंड्रोम हो, ट्रेचर कोलिन सिंड्रोम हो, जिसमें क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटीज होती हैं, यानी
जबड़ा और ये ऊपर मैक्सिला, इसका डेवलपमेंट सही से नहीं होता और जीभ पीछे की तरफ फॉल करती है रात को सोते समय, Okay. और साथ में खराटे और स्लीप एपनिया होता है। ओके एंड सर व्हेन यू टॉक अबाउट ओएसए, सपोज अगर मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता या मुझे नहीं पता, आई एम इग्नोरिंग दीस थिंग्स, सो व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओएसए? तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत ही डिजास्टर्स हैं। छोटी ही उम्र में बीपी, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट की प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ सकता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इवन कि पेशेंट को गाड़ी चलाते समय नींद आती है, और हमारे कई केसेस में हमने देखा है पेशेंट तब जागते हैं जब उनका ऑलरेडी एक्सीडेंट 1 या 2 बार हो चुका होता है। सर जैसा कि आपने बताया कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं तो ओएसए की, तो सर इसका डायग्नोस कैसे करते हैं आप? तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको स्लीप एपनिया के सिम्टम्स लग रहे होते हैं, तो हम उनको स्लीप स्टडी करवाने की सलाह देते हैं। Okay. तो स्लीप स्टडी उनके घर पर भी हो सकती है या स्पेशलाइज्ड स्लीप लैब में हो सकती है। ओके तो जब रात को सोते समय जब वो खराटे ले रहे होते हैं, उस समय उनको एक छोटी सी मशीन लगाकर 1 रात या 2 रातों के लिए सोना होता है, जिससे हम डाटा एनालाइज करके ये पता लगाते हैं कि स्लीप एपनिया है कि नहीं और उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो कुछ फाइंडिंग्स भी होती हैं उसकी? उसमें हम देखते हैं कि AHI इंडेक्स कितना है। AHI इंडेक्स कहते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकंड या कितनी बार आपका जो सांस है वो रुक रही है। ओके मतलब हम खराटे ले रहे हैं ये मतलब हुआ? कितनी बार सांस एपनिया एंड हाइपोपनिया जा रहा है। ओके तो अगर नॉर्मल होगा कैसे या बढ़ेगा क्या? तो 5 से कम है तो वो नॉर्मल है, 5 से 15 यानी माइल्ड है, हम्म। 15 से 30 मॉडरेट, Okay. और मोर देन 30 सीवियर। तो मोर देन 30 का मतलब कि 30 सेकंड से ज्यादा हमारी 30 टाइम्स से 30 ज्यादा टाइम्स ओके। तो हम पेशेंट की सांस रुक सो रही दिस इज है। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर। ओह दैट्स वेरी गुड सर, मतलब ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमने सर ने कि एएचए इंडेक्स क्या होता है। दैट्स वेरी गुड सर। सर अब आपने इतनी हमने बात करी है कि स्लीप एपनिया की, सो नाउ मैं चाहूंगा हमें दर्शकों को बताएं कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, कुछ ट्रीटमेंट है इस एपनिया का? सो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज 2 होती हैं। Okay. एक होता है CPAP, जो एक मशीन लगाकर रात को सारी उम्र सोना होता है। ओके उसके भी हर बार उसमें एक्सेप्टेबिलिटी पेशेंट्स की नहीं होती ड्यू टू वेरियस रीजन। Okay. ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट मोडेलिटी होती है सर्जरी। ओके तो सर्जरी में जाने से पहले हम स्लीप एंडोस्कोपी करवाते हैं। ओके तो स्लीप एंडोस्कोपी में क्या होता है, हम पेशेंट को हल्की नींद की दवाई देते हैं, जिससे वो जब जैसे ही खराटे लेना शुरू करता है, हम दूरबीन की विधि से देखते हैं कि सिकुड़न किस लेवल पे हो रही है। ओके नाक की हड्डी टेढ़ी है तो हम नाक की हड्डी को सीधा करते हैं। हम्म। अगर नेजोफेरिंक्स में एडिनॉइड है तो एडिनॉइड रिमूव करते हैं। Okay. तालू बड़ा है तो उसको ठीक करते हैं। Okay. टंग बड़ी है तो टंग को ठीक करते Okay. हैं। टॉन्सिल बड़े हैं तो टॉन्सिल को निकालते हैं। इस तरीके से हम सारी सर्जरी प्लान करते हैं स्लीप एंडोस्कोपी। अगर हम ट्रीटमेंट जैसे बात करें तो कितना परसेंट चांसेस है कि हाँ ये चीजें रिड्यूस हो सकती हैं, खराटे की प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरीके का फिनोटाइप है और किस तरीके की उसको प्रॉब्लम है। ओके और उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स मॉडलिटी डिपेंड करता है। अगर आपने सही ट्रीटमेंट दी है पेशेंट को तो डेफिनेटली वो ठीक होगा। सर ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो क्या फ्यूचर चेंजेस आ गए हैं ओएसए के ट्रीटमेंट में? सो फ्यूचर चेंजेस अब आ रहे हैं डिवाइसेस में। जो Okay. पहले CPAP था, एक पूरा बड़ा सा मास्क लगाना पड़ता था, एक मशीन होती थी जिससे एयर हाई प्रेशर पे जाती थी। अब उसके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। INAP आ गया है, CNAP अभी आया नहीं है, ट्रायल बेसिस में है। Okay. हाइपोग्लॉसल नर्व इम्प्लांट्स हैं जो काफी महंगी सर्जरी है, बट आज की डेट में अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। Okay. बट इन नियर फ्यूचर ये सारी चीजें हमारे इंडिया में भी आ ओके लाइफस्टाइल चेंजेस करके क्या इससे कुछ निजात पाया जा सकता है? डेफिनेटली। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है Thank you, sir. आपका। वेट रिड्यूस करना चाहिए हमें। Okay. सो BMI इस पर एक इंडेक्स होता Okay. है, बॉडी मास Yes, इंडेक्स। sir. नॉर्मली इट शुड बी 25। तो Okay. हमने देखा गया है कि अगर जिसका BMI बहुत ज्यादा है यानी ओबीस है, Obese है। तो उनको स्लीप एपनिया होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके तो वेट रिड्यूस करना है। जो बच्चे जिनकी माएँ उनको स्तनपान नहीं करवाती, उनको स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। है। तो Okay. ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, ओके एटलीस्ट फॉर इनिशियल 6 months, 6 months के लिए only and only breastfeeding. Breastfeeding, okay. No milk Okay. from these powders. ओके ओके इसके अलावा अल्कोहल, हम्म। कुछ दवाइयाँ, स्मोकिंग, ये सारी चीजें एग्रेवेट करती हैं, ओके तो इनको अवॉइड करना है। तो सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि लाइफ स्टाइल टिप्स जैसे आपने दिए, लेकिन थोड़ा मैं चाहूंगा इसको, जैसे हम कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं, यंग एज के हैं बच्चे या छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो थोड़ा सा टिप्स दें उनको कि कैसे इस चीज़ से, जैसे कोई मेडिटेशन करें, योगा करें, या सीजन चेंजेस के अंदर भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है,
ये थोड़ा सा आप दर्शकों को एक टिप्स दे दीजिए। तो जिनको एलर्जी होती है डेफिनेटली उनको सीजनल प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो सारी चीज़ें स्लीप एपनिया को एग्रीवेट करती हैं। ओके। इसके अलावा स्लीप हाइजीन अगर आपने सुना हो, यानी रात को सोते समय आपने मोबाइल नहीं देखना, रात को ओके। पूरी नींद लेनी है, ओके। रात को सोने से पहले चाय नहीं पीनी, ओके। कुछ खाना खाने और लेटने के बीच में 2 2 घंटे घंटे का का टाइम होना जी, चाहिए। जी। और इस तरह की और एक्सरसाइजेस आते हैं जिसको हम मायोफंक्शनल थेरेपी भी कहते हैं। ओके। इसकी वजह से भी स्लीप एपनिया काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, एटलीस्ट 50% तक ठीक ओके, किया जा सकता है। दैट्स वेरी गुड सर। सो सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने कि मतलब हर बार जरूरी नहीं कि हमें सर्जरीज में या कोई मेडिकल चीजों में जाने की जरूरत है, मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी हम इस चीज को काफी काफी reduce कर हद सकते तक हैं। काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे दर्शकों को बताया, और आई थिंक आप कॉन्फ्रेंसेस भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं Right. एज पर योर एकेडमिक सेशंस। Right. तो मैं चाहूंगा सर इस तरह के जो जनरल प्रोग्राम्स हैं वो भी आप हमारे साथ टाइम टाइम करते रहें। Right. एकेडमिक अलग चलता रहेगा आपका, हमारे साथ आपका जो जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है वो अलग चलता रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच डॉक्टर जे.एस. भाटिया, जिन्होंने आज हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी स्नोरिंग के ऊपर, यानी कि खराटों के ऊपर। ये प्रोग्राम किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई आपका ट्रीटमेंट नहीं है, आपका जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अपने ईएनटी से जुड़ी या कोई भी मेडिकल संबंधित प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर से या अपने मेडिकल प्रोवाइडर से संपर्क में रहे। सो टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।